हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फाइनली नई वीडियो आ चुकी है। आई नो बहुत ज़्यादा टाइम लग गया आज वीडियो लाने में। एक्चुअली मैं भी कुछ पेपर की तैयारी कर ही रहा हूँ, इस वजह से ऐसा हुआ है। तो फिर ये ऐसा कुछ टाइम तक रहेगा, सितंबर तक लास्ट मान लो। सितंबर के बाद हम लोग बहुत अच्छे से स्पीड पकड़ लेंगे। तो अब बिना टाइम वेस्ट किए मैं शुरू करता हूँ। और शुरू करने से पहले मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम, मुझे याद है कि एक होमवर्क दिया था कि एक एक्टिविटी जो फिल करनी थी, मैंने वो करके लाने को कहा था। मैं नहीं जानता कितने बच्चों ने किया, कितने बच्चों ने नहीं, क्योंकि मेरे पास एक भी आंसर नहीं आया था। तो चलो मैं आज यहाँ पे आपको करके दिखाता हूँ कि करना कैसे है। और क्लास को शुरू करने से पहले मैं आप सबसे कहना चाहूँगा, एक बार प्लीज़ सब लोग इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो वह तो हमें यहाँ पे कुछ नहीं करना था, ये जो ब्लैंक्स खाली हैं इन्हें भरना था उस अकॉर्डिंग से कि इसके बाद क्या हुआ होगा, जो लिखा हुआ है उसके बाद क्या हुआ होगा। यानी ये पूरी की पूरी टेबल लॉजिकल थी। अब देखते हैं कितने लोगों ने इस लॉजिक को लगाया, कितने लोग लॉजिक को समझ पाए हैं। बैड हार्वेस्ट, सबसे पहले बात करते हैं बैड हार्वेस्ट होता क्या है। बैड हार्वेस्ट का मतलब होता है खेती खराब होना, कि खेती जो है वो अच्छे से नहीं हुई है। तो यहाँ पे अच्छी बात तो ये है एनसीईआरटी की, इन्होंने पहले ही ऑप्शंस दे रखे हैं हमें। हमें अपना दिमाग लगाना ही नहीं था, अपना सब सिर्फ यही दिमाग लगाना था कि क्या होगा पहले। तो चलो एक एक करके ऑप्शंस को समझते हैं और सोचते हैं कि क्या हो सकता है। आप लोग क्रॉस चेक भी कर सकते हैं, जिससे आपको अच्छा भी लगेगा। फूड रियॉट, फूड रियॉट का मतलब होता है खाने के लिए लड़ाई करना। फूड रियॉट तो अगर फसल अच्छी नहीं हुई है तो फूड रियॉट होने के चांसेस मेरे को तो कम लगते हैं। स्कार्सिटी ऑफ गेन, अब ये जो स्कार्सिटी है, यहाँ पे थोड़े बच्चे कंफ्यूज होंगे कि स्कार्सिटी का क्या मतलब है। बच्चों, स्कार्सिटी का मतलब होता है खाना, खाने की कमी होना। स्कार्सिटी मतलब कमी होना। तो यहाँ पे स्कार्सिटी ऑफ गेन का क्या मतलब हुआ, जो अनाज था वो कम कम उगा है। अगर फसल फसल अच्छे से नहीं होगी तो कम खाना उगेगा। इनक्रीज नंबर ऑफ डेथ, यानी जो डेथ है उसका नंबर बढ़ गया है। राइजिंग फूड प्राइसेस, जो फूड का प्राइस है वो बढ़ गया है। वीकर बॉडीज, जो ह्यूमन की बॉडी है वो कमज़ोर हो चुकी है। तो पहले वाले में तो डायरेक्टली पता चलता है स्कार्सिटी ऑफ गेन आ जाएगा, जो जो हो जाए उसे क्रॉस करते हैं ताकि आपका भी आसानी है। मैं यहाँ लिख देता हूँ आप लोगों के लिए भी, स्कार्सिटी ऑफ गेन। तो हमें ये तो पता चल गया, अगर हार्वेस्टिंग अच्छे से नहीं होगी तो स्कार्सिटी ऑफ गेन होगा, ओके, नो डाउट। लेकिन अगर स्कार्सिटी ऑफ गेन होगा तो उससे होगा क्या यहाँ पे। अब चलिए दोबारा आ जाते हैं। स्कार्सिटी ऑफ गेन से अगर खाना कम उगेगा तो सिर्फ और सिर्फ जो ज़्यादा पैसे दे सकते हैं वही तो ले पाएंगे खाना, यानी फूड का प्राइस बढ़ जाएगा। हाँ, राइजिंग फूड प्राइसेस। अब फूड का प्राइस बढ़ गया तो क्या हुआ, जो गरीब लोग हैं वो ब्रेड नहीं ले पाएंगे। ब्रेड हमने पिछली क्लास में भी समझा था, मैं आज भी समझा रहा हूँ। जब भी ब्रेड लिखा है ना, अगर फ्रेंच रिवॉल्यूशन में या फिर ऐसे भी किसी चैप्टर में, आपको तुरंत समझना है कि यहाँ छोटी मोटी ब्रेड की बात तो होती नहीं है। वो ब्रेड होती है कुछ इतनी लंबी ब्रेड होती है वो, हाँ इतनी मोटी नहीं होती है, लेकिन वो ब्रेड जो होती है वो रियल ब्रेड होती है। फ्रेंच ब्रेड के नाम से आप नेट पे सर्च कर सकते हैं। तो उस ब्रेड से ऐसा क्या है, एक्चुअली इंडिया में रोटी हर कोई खाता है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो बोल सके कि उसने आज तक लाइफ में रोटी एक बार भी ना खाई हो या रोटी शब्द ही ना सुना। बहुत कम चांसेस है ऐसा होने के। लेकिन फ्रांस में भी इसी तरह रोटी नहीं मिलती। फ्रांस में नॉर्मली लोग ब्रेड खाते हैं। चलिए, अब ब्रेड अगर महंगे हो जाएंगे तो गरीब उसे नहीं खरीद पाएंगे, तो उससे क्या होगा। अब यहाँ पे हमें ये देखना है, यहाँ हमें क्या दिया हुआ है, डिसीज एपिडेमिक। डिसीज एपिडेमिक, इसको समझने की कोई ज़रूरत नहीं।
इसको मैं एक एग्जांपल दूं, उससे ही आप समझ जाएं कि ये डिजीज एपिडेमिक का मतलब क्या है। कोविड-19, कौन नहीं जानता कोविड-19 को। कोविड-19 वो कोविड-19 जो आज, जिसकी वजह से आज हम लोग अपने घर में हैं, वो एक एपिडेमिक ही तो है। भाई हम बाहर क्यों नहीं निकल रहे, क्योंकि उससे डेथ हो जाएगी। वरना अगर कोविड-19 किसी को हो जाए तो उसको डेथ हो जाएगी, उसकी डेथ हो जाएगी। वही अगर डिजीज एपिडेमिक होगा तो उससे, डिजीज एपिडेमिक किसको होगा, बीमार कौन बनता है सबसे ज़्यादा, जिसका शरीर कमज़ोर हो, वीकर बॉडीज। जिसका शरीर कमज़ोर होगा वही तो बीमार पड़ेगा, यानी ये ऑप्शन भी हो गया। अब अगर एपिडेमिक फैलेगा तो फिर क्या होगा, इंक्रीज नंबर ऑफ डेथ, बिल्कुल सही, डेथ का नंबर बढ़ जाएगा, बहुत सारी डेथ हो जाएंगी, फिर बहुत ज़्यादा। इंक्रीज नंबर, मैं यहाँ लिख देता हूँ, ऑफ डेथ। अब हमारे पास लास्ट ऑप्शन बचा है जो डायरेक्टली इंक्रीज नंबर ऑफ डेथ पे पहुँच जाए। अब हमने इसे काट दिया इंक्रीज नंबर ऑफ डेथ को भी, तो अब हमारे पास बचा फूड रियॉट। फूड रियॉट का मतलब क्या होता है, अभी बताया था मैंने। फूड रियॉट का मतलब होता है लड़ाई, खाने के लिए लड़ाई करना। अब खाने के लिए लड़ाई से डेथ का क्या रिलेशन है। एक्चुअली बात ये है कि जब किसी को सिर्फ और सिर्फ जो खाने को अफोर्ड कर पाए, जो पैसे दे पाए, वही अगर खाना ले पाएंगे तो लोग गुस्सा होंगे। जिनके पास खाना है उनसे वो छीना खानी कहेंगे। किस चीज़ की, पैसों की नहीं, हाँ पैसों की कह सकते हो, लेकिन खाने की छीना खानी कहेंगे। और यहाँ तक कि लोग दूसरे लोगों को मारकर खाना चुराने की भी कोशिश कर सकते हैं। तो ये थी वो टेबल, इतनी इजी टेबल थी। अब आगे चलते हैं आज जो हमें पढ़ना है। अब तक हमने ये समझा था कि रिवॉल्यूशन की वजह क्या रही। आज हम रिवॉल्यूशन शुरू करने जा रहे हैं। रिवॉल्यूशन शुरू करने से पहले यहाँ आप कोने में देखिए, राइट साइड, आपको यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट डेट दिखेंगे। ये इम्पोर्टेंट डेट आप अपनी कॉपी में जरूर उतार के रखें। ये इम्पोर्टेंट डेट ये हैं, वो हैं जिनमें से डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं आएगा। ये पूरी बुक में से वो इम्पोर्टेंट डेट डाल के मैं निकाल के दिए आप लोगों को, जो आपको याद होनी पक्का है, जो आपको याद रखनी पड़ेंगी। सबसे पहले क्या डेट है, लुइस 1774। अब 1774 हम पहले पढ़ चुके हैं। क्या, हमारा जो मेन विलन था लुइस 16, इस ईयर तो फ्रांस का राजा बना था जिसके पास खजाना ही नहीं था, जिसने ओल्ड रिजीम से नाता तोड़ दिया था। हम जानते हैं, हम पढ़ चुके हैं इसे। मैं नहीं सोचता कि यहाँ पे ऐसा एक भी बच्चा होगा जो ये बोले कि हम नहीं पढ़े। और अगर जिसने नहीं पढ़े हैं, जिन्होंने मेरे पुराने 2 लेक्चर अटेंड नहीं किए हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप जाइए और जल्द से जल्द पहले उन 2 लेक्चर्स को देखिए। तभी आपको ये, आप प्लेलिस्ट की तरह देखिए, तब आपको ये ठीक से समझ में आएगा। ऐसे धीरे धीरे आप देखेंगे तो परेशानी है। अभी मैं धीरे धीरे बना रहा हूँ, लेकिन जल्द ही मैं इसकी एक प्लेलिस्ट बना दूँगा। अब आते हैं हम 1789। अब 1789 को क्या हुआ, 1789 को ही तो कन्वोकेशन ऑफ एस्टेट जनरल, जो एस्टेट जनरल था। एस्टेट जनरल क्या था, वो एस्टेट जनरल था जिसके अंदर तीनों एस्टेट के बड़े बड़े लोग या जो पढ़े लिखे उस एस्टेट से बिलोंग करते थे, उन लोगों का कॉन्वोकेशन हुआ था। उन लोगों ने बैठक बुलाई थी। क्यों बैठक बुलाई थी भाई, डिस्क्रिमिनेशन के लिए। हम इतनी बार पढ़ते आए, थर्ड एस्टेट के साथ डिस्क्रिमिनेशन हुआ, ये कोई नहीं भूल सकता। थर्ड एस्टेट ने 1789 में नेशनल असेंबली बना ली। किसके लिए बना ली, फर्स्ट एस्टेट के लिए नहीं, खुद के लिए बनाई। द बेस्टिल इज स्टोन्ड, जो हमने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था, बेस्टिल जो स्टोन्ड हुआ था वो इसी ईयर हुआ था। कौन से ईयर, 1789। आप लोग इसे कॉपी में लिख लें तो बहुत अच्छा होगा। इसे आप रोज देखा करें, पढ़ेंगे, इसे इतनी डिफिकल्ट नहीं है। हिस्ट्री करना आपको
कुछ याद रखना ही नहीं है, बस ईयर्स को आप याद रख लो, जैसे याद कर सकते हो वैसे ही याद करो, वरना बाकी सब कुछ आप बस एक बार पढ़ लो, आपको समझ में आ जाएगी कहानी। स्टोरी बना के चलो इसे। अब तक की स्टोरी में क्या था, एक राजा था, राजा बना, उसने बहुत खर्चे करे, इतने खर्चे गए उतने खर्चे गए, महल के मेंटेनेंस में इतने खर्चे गए कि उसके पास पैसे नहीं थे। तो वो क्या करता था, थर्ड एस्टेट से टैक्स लेता था। ऐसे कहानी बना के चलो। पीजेंट रिवॉल्व्स इन द कंट्री साइड में पीजेंट जो थे, किसान जो थे थर्ड एस्टेट के, उन्होंने रिवॉल्यूशन शुरू कर दिया था 1789 में। अभी हम लोग यहाँ पहुँचे नहीं हैं। इन 1791, अब 1791 में क्या हुआ, द कॉन्स्टिट्यूशन इज framed to limit the powers of the king and guarantee basic right to the all human being। 1791 यानी जब ये हंगामा किया थर्ड एस्टेट ने, उसके 2 साल बाद फ्रांस ने ये मान लिया कि अब राजा की पावर को लिमिटेड करो, राजा अपनी मनमानी बिल्कुल नहीं चलाएगा। कौन राजा, लुइस 16 अपनी मनमानी नहीं चला सकता, जब चाहे तब टैक्स ले ले, जब चाहे किसी से भी टैक्स ले ले, ऐसा नहीं कर सकता वो। और एक गारंटेड राइट सबके लिए रखा कि हम कि ऑल ह्यूमंस के पास राइट है कि कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो किसी भी एस्टेट से बिलोंग करता हो, सब एक हैं। ये कब बोली गई बात, 1791 में। और उसके बाद आ जाओ 1792 से 1793 के बीच में, यानी उसके 1-2 साल बाद क्या हुआ, फ्रांस पूरी तरीके से रिपब्लिक हो गया। ये लो, जहाँ ये वो ये चल रहा है जब पूरी दुनिया पे अंग्रेजों का राज था। उस टाइम 1792 में पहली बार फ्रांस रिपब्लिक हो गया था, इंडिपेंडेंट हो गया था। लेकिन फ्रांस की हिस्ट्री हमें इसलिए तो पढ़ने को दी जाती है, क्योंकि फ्रांस की हिस्ट्री का रीज़न ये है कि पहला रिवॉल्यूशन कहाँ हुआ, फ्रांस में। सबसे पहले रिपब्लिक कौन सा देश हुआ, फ्रांस। लेकिन रिपब्लिक होने के बाद दोबारा से कौन कैद हुआ, फ्रांस। फ्रांस पहले रिपब्लिक हो, पहले राजा के कब्जे में था, फिर रिपब्लिक हुआ, फिर जो नेता था वो भी तानाशाह निकला, वो अपनी तानाशाही डिक्टेटरशिप चलाता था, और उसकी डिक्टेटरशिप की वजह से वो फिर कब्जे में हो गए, उसे हटाया। तो उसके बाद उन्होंने दोबारा से उसके बाद तो लोगों ने ही कहा कि हमें राजा चाहिए, उसके बाद दोबारा राजा रखा गया, और उसके बाद अब फाइनली वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री बन चुकी है। इतना कुछ हुआ था। ये वो टाइम में जब इंडिया में क्या था, राजा चलते थे और अंग्रेज आते जाते थे। तो ये वो टाइम था जब फ्रांस पहली बार रिपब्लिक हो गया। ठीक है, तो किंग का क्या हुआ, किंग को मार डाला, हटा दिया। किंग को हटाया कैसे, शूली होती है, आप मेरे को नहीं पता उसे हिंदी इंग्लिश में क्या कहते हैं, लेकिन शूली जो होती है वो क्या होता है कि आपने देखा भी होगा कि जिसके अंदर आदमी का सर डालते हैं और ऊपर से एक ब्लेड आती है, और ब्लेड बिल्कुल तेजी से नीचे आती है और आदमी का सर अलग कर देती है। वहाँ उस राजा को डाला और उसका सर हटा दिया। क्यों, क्योंकि फ्रांस के अंदर मानते हैं कि अगर किसी ने गलत किया है तो उसका सर ही निकाल दो। लेकिन बाद में जब रिपब्लिक हो गया तो उसके बाद भी जैकोबिन रिपब्लिक को उन्होंने ओवरथ्रो का। अब जैकोबिन कौन है, जैकोबिन ही तो वो तानाशाह है जिसने लोगों को रिपब्लिक होने को कहा, लेकिन बाद में अपना राज चलाता था। क्या राज चलाता था वो हम किसी और टाइम देखेंगे। लेकिन वो कौन था, एक डिक्टेटर रूलर ऑफ फ्रांस। वो एक डिक्टेटर था जिसने कहा था कि हम रिपब्लिक हैं, हमारे पास हर तरीके की आज़ादी है, लेकिन आज़ादी नहीं है। चलो अब आगे की बात करें तो 1804, ये अब आने वाले ये जो 2 हैं ये आपके 10th के सिलेबस से बिलोंग करते हैं। ऐसा नहीं है कि इसका मतलब ये हुआ कि आप ये ना पढ़ें,
पढ़े, जब मैं तो कह रहा हूँ जरूर पढ़े, लेकिन ये है कि आपके अभी काम नहीं आएंगे, लेकिन ये आपके 9th का वाला पोर्शन काम आएगा भी, और ये वाला पोर्शन आपका 10th में काम आएगा, जब क्योंकि ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन 10th में भी है, बोर्ड में काम आएगा। बोर्ड में तो ये पूरा ही आपको याद रखना पड़ेगा। 1804 में नेपोलियन बोनेपार्ट becomes emperor of France, annexes large part of Europe। एक नया राजा आया, एक हीरो आया जिसने कभी भी फ्रांस को शिकायत का मौका नहीं दिया। उसने यूरोप के बहुत बड़े हिस्से पर कब्जा कर रखा था। अब ऐसा राजा आपने कभी सुना ही नहीं होगा कि एक राजा जो हमेशा लोगों की बात मान लेता था। एक्चुअली वो ऐसा ही था। उसका मकसद था पूरी दुनिया पे राज करना, लेकिन वो ये जानता था कि अगर मेरे को राज करना है और अगर मैंने अपने ही राज्य की बात नहीं मानी तो उसका अंजाम यही होगा जैसा लुइस 16 का हुआ था। वो अपने लोगों की बात भी मानता था, टैक्सेस लेता था, लेकिन उतने बढ़ाता नहीं था। कभी भी ऐसा नहीं कि पैसों का भूखा हो, हमेशा वो वही काम करता था जो लोगों को अच्छे लगते हैं। लेकिन 11 साल बाद नेपोलियन बोनेपार्ट मारा गया वाटरलू की लड़ाई में। ये उसकी लास्ट लड़ाई थी जिसके अंदर वो मारा गया, और वो भी हार गया था, वरना इससे पहले की सारी लड़ाइयाँ वो जीता था, बिल्कुल इंडिया के अशोक की तरह। अब अशोक आप जानते हैं, अशोका। तो चलो अब आ जाते हैं आज के टॉपिक पे, द आउटब्रेक ऑफ रिवॉल्यूशन। अब रिवॉल्यूशन का आउटब्रेक कैसे हुआ, रिवॉल्यूशन की वजह अब तक हम समझे हैं। अब तक हमने ये समझा है कि रिवॉल्यूशन की वजह क्या रही, क्यों रिवॉल्यूशन करवाना चाहते थे लोग। अब हम ये समझेंगे कैसे कैसे। हमने बस फर्स्ट पेज पे एक बार समझा था कि रिवॉल्यूशन में क्या क्या हुआ। आज हम उसे डिटेल में पढ़ने जाएंगे। और पढ़ने से पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं कि हम लोग सिलेबस थोड़ा स्लो चलाएंगे, 2 पेज रोज कवर करेंगे, तो मैं मानता हूँ कि बहुत स्लो चलेगा ये सिलेबस, लेकिन मैं जल्दी की कोशिश करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा कंप्लीट हो पाए। मैं चाहता तो एक बार में पूरा 1 शॉट लिया था एनसीईआरटी का, लेकिन वो क्या होता, वो 10 घंटे 11 घंटे की लगातार की एक वीडियो होती, उसमें इतना समझ में नहीं आता आप लोगों को, जितना धीरे धीरे आप अगर एक एक पेज को 40 मिनट में अगर समझते हो ना, तो 10 घंटे में पूरे 50 पेज समझने में से अच्छा ही रहता है वो। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। लुइस 16 had to increase tax for reason you have learned in the previous section। हम पहले के लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं, लुइस 16 ने टैक्सेस बढ़ाए थे, क्यों बढ़ाए थे वो भी हम पढ़ चुके हैं। और जिन्होंने नहीं देखे वो वीडियोस, मैं आप लोगों को बार बार यही बोलता हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, फर्स्ट से लेकर सेकंड तक के हैं, आप जाके देखिए और उसके बाद इसको भी देखना, आपको सारी कहानी समझ में आ जाएगी। How do you think he could have gone about doing this? आप लोगों को कैसे लगता है कि वो ऐसा कर लेता था कि लोगों से टैक्सेस ले लिए? ये जो लुइस 16 का नहीं, एक्चुअली नहीं। मैं ये बात भी आप लोगों को बता चुका हूँ, वो जो मैंने टोबैको और नमक वाली कहानी आप लोगों को बताई थी, जो रियल स्टोरी थी, वो मैं सेकंड पार्ट में बता चुका हूँ। मैं उसे दोबारा कह के टाइम वेस्ट नहीं करना चाहूँगा, फर्स्ट या सेकंड पार्ट में है वो, आप लोग देख लेना। अभी हम लोग जो करने आए हैं वो करते हैं, क्योंकि मेरे पास भी ज़्यादा टाइम नहीं रहता है आजकल। तो इन फ्रांस द ओल्ड रिजीम, द मोनार्च did not have the power to impose taxes according to his will alone। ये बात बहुत बड़ी बात है कि लुइस 16 ने जो किया था ना, इतना गलत तो किया था, लेकिन सोचने वाली बात ये आती है कि वो कर कैसे लेता था, क्योंकि ओल्ड रिजीम जो उसके पूर्वजों के टाइम से था, उनके पूर्वज ने आज तक इतनी हिम्मत नहीं दिखाई थी। उसके पूर्वज अपने आप बिना वजह के टैक्स नहीं बढ़ा पाते थे जितना वो बढ़ा लेता था। ये उसकी एक
अलग ही बातें हुई। Whether he had to call a meeting of the Estate General, which would then pass his proposal for new taxes. तो वो लोग क्या करते थे, वो लोग क्या करते थे, एस्टेट जनरल, मैंने आपको बताया था अभी यहीं पे कि एस्टेट जनरल क्या होता है। एस्टेट जनरल होता है कि कितने एस्टेट थे, 3 एस्टेट थे, 3 एस्टेट थे, तो 3 एस्टेट में से जो भी पढ़े लिखे या बड़ी पोस्ट के लोग होते थे वो जाते थे, राजा उन्हें बुलाता था और वहाँ पे वो लोग मीटिंग करते थे और मीटिंग से वो ये देखते थे कि किस पे कितना टैक्स बढ़ाया जाए। ऐसा कौन करता था, ओल्ड रिजीम इतना ही कर पाता था और हमारा वो लुइस 16 बिना बोले टैक्स बढ़ा दिया। द एस्टेट जनरल वाज ए पॉलिटिकल बॉडी टू विच the 3 estate sent their representative। वही जो अभी हमने कहा कि estate general होता क्या है। However, the monarch alone could decide when to call meeting of this body। लेकिन जो monarch था, monarch क्या होते, राजा, ओल्ड रिजीम के टाइम पे जो राजा थे वो खुद डिसाइड करते थे कि किस टाइम मीटिंग बुलाई जाए। अब इतना तो राजा करेगा ही ना, वरना राजा किस बात का था वो। The last time it was done was in 1614। जो लास्ट टाइम मीटिंग हुई थी ओल्ड रिजीम की टैक्स बढ़ाने के लिए वो 1614 की मानी जाती है कि हिस्ट्री के अंदर रिकॉर्ड है कि जो लास्ट टाइम जो हुई थी वो 1614 थी। उसके बाद ऐसी कोई मीटिंग नहीं हुई आज तक। आज तक क्या मतलब, उस टाइम के बाद कोई मीटिंग नहीं हुई ऐसी मोनार्च की। ऑन 5 मई 1789 पे हम आ चुके हैं। 1789 क्या था जो हमने पढ़ा था, कॉन्वोकेशन ऑफ एस्टेट जनरल, थर्ड एस्टेट फॉर्म, नेशनल असेंबली, बेस्टिल स्टोन्ड, पीजेंट रिवॉल्व इन कंट्रीसाइड। अब हम हमला करने जा रहे हैं किस पे, लुइस 16 पे। मैं बार बार एक ही बात कहता हूँ कि लुइस 16 ने क्या क्या किया था ये याद रखना बहुत जरूरी है। क्या क्या किया था, कैसे वो टैक्स बढ़ाता था, कितने एस्टेट थे और एस्टेट के अंदर कौन कौन आते थे, ये आपको याद होना बहुत ज़रूरी है कि फर्स्ट एस्टेट में कौन थे, क्लर्गी, सेकंड एस्टेट में नोबिलिटी, थर्ड एस्टेट में बाकी के रेस्ट पीपल, 90% पॉपुलेशन जिनकी थी। इन 5 मई 1789 Louis XVI called together an assembly of the Estate General to pass proposal for new tax। 1789 में एस्टेट जनरल की दोबारा मीटिंग बुलाई गई। अभी तक हमने पढ़ा कि 1614 में लास्ट टाइम बुलाई गई थी। अब आगे समझते हैं ये है क्या। तो 1789 में लुइस 16 ने पहली बार एस्टेट जनरल से टैक्स बढ़ाने के लिए प्रपोजल मांगा था, पास करने के लिए। ए रेस्प्लेंडेंट हॉल इन वेसेल्स वाज प्रिपेयर्ड टू होस्ट द डेलीगेट्स। वही वेसेल्स जिसके बारे में हम पढ़ते आए हैं कि वो महल जिसके मेंटेनेंस में करोड़ों लग जाते थे, उसके वहाँ पे एक हॉल तैयार किया गया जहाँ पे लोगों की मीटिंग बुलाई जाए। अब इसका मतलब ये नहीं कि 3 एस्टेट है तो 3 लोग आएंगे, जितने भी हैं उनके पढ़े लिखे या जितने भी वो लाना चाहते हैं ले आओ। एक असेंबली हुई है। द फर्स्ट एंड सेकंड एस्टेट सेंट 300 रिप्रेजेंटेटिव ईच। फर्स्ट और सेकंड ने केवल 300, अब ऐसे नहीं कि 150 300 फर्स्ट एस्टेट के, 300 सेकंड एस्टेट के। Who was seated in row facing each other on 2 sides। अब अगर मैं सेट बनाना चाहूँ यहाँ तो ये मैं बॉक्सेस में राजा दिखा, बॉक्स में राजा है, तो और ये जो रो है ये वाली रो थी फर्स्ट एस्टेट और ये वाली जो रो थी ये वाली रो थी सेकंड एस्टेट। अब उस टाइम तो कैमरे नहीं थे, हमें कैसे पता, ये इनके जो फ्रेंड्स में जो बुक है उसमें लिखा हुआ है। अब यहाँ बैठा था किंग, मैं इसको के से लिख देता हूँ, और यहाँ पे थे फर्स्ट एस्टेट के लोग
और यहाँ थे सेकंड एस्टेट के लोग। चलो यहाँ 300, यहाँ 300, थर्ड एस्टेट के कहाँ गए? वाइल 600 मेंबर्स, थर्ड एस्टेट ने कितने मेंबर्स बुलाए? 600। जितने तो फर्स्ट और सेकंड के मिला के थे उतने तो उनके आए थे। द थर्ड एस्टेट हैड टू स्टैंड एट द बैक, लेकिन डिस्क्रिमिनेशन यहाँ भी दिखा। जो थर्ड एस्टेट था उसे यहाँ बैठने को नहीं मिला, उन्हें बैठने को ही नहीं मिला। 300 यहाँ खड़े हुए हैं और 300 यहाँ खड़े हुए हैं, बैठने ही नहीं दिया गया, सीटें ही नहीं है उनके लिए। इनके लिए तो कुर्सियाँ लगाई गई हैं, कुर्सी टेबलें, उनके लिए कुर्सी टेबलें ही नहीं थी, खड़े रहो तुम। यहाँ से डिस्क्रिमिनेशन का उन्हें दिखा कि यार राजा भी डिस्क्रिमिनेशन कर रहा है तो हमारी सुनेगा क्या। The third estate was represented by its more prosperous and educated members. जो थर्ड एस्टेट था उसके अंदर बहुत ज़्यादा जो वो लोग जानते थे कि हाँ ये हमारे हित में कुछ अच्छा ही कहेगा या ये बहुत पढ़ा लिखा है, उन्हीं को भेजा। तो इससे ये चीज़ पता चली कि थर्ड एस्टेट में तो 600 मेंबर्स तो पढ़े लिखे ही थे। Peasant, artisan and women were denied entry to the assembly. लेकिन राजा की शर्त क्या थी कि किसान, पीजेंट, आर्टिसंस और वुमेन, महिलाएं, वो असेंबली में नहीं आ सकती, नॉट अलाउड। राजा ने इनके लिए इतना कुछ कर रखा है, पूरा बंदोबस्त कर रखा था कि इन लोगों को तो बुलाना ही नहीं है, बाकी कोई भी आना चाहे तो आ जाए। तो however, their grievances and demands were listed in some 40,000 letters which the representative had brought with them. लेकिन थर्ड एस्टेट ने क्या किया कि जो उनकी शिकायत है ना, वो 600 जो उनके रिप्रेजेंटेटिव गए हैं उनको पकड़ा ली। करीब 40,000 लेटर गए थे, 40,000 लेटर्स तो थर्ड एस्टेट की शिकायतें थी कि हमें ये डिमांड हमारी, कि राजा कुछ कहेगा हमारी डिमांड सुनकर। वोटिंग इन एस्टेट जनरल in the past had been conducted according to the principle that each estate had one vote. राजा बहुत दिमाग नहीं चला पाता था, राजा के अंदर दिमाग की कमी थी। राजा क्या करता था कि फर्स्ट एस्टेट के कितने लोग थे? 300। तो 300 को वो कहता था कि तुम लोगों की एक वोट, कि तुम 300 बोलोगे तो वो एक वोट मानी जाएगी। और सेकंड एस्टेट के अंदर कितने थे? 300, उसका भी यही कि तुम भी बोलोगे तो एक वोट। अब 300 का 1 हुआ, इतनी मैथ्स तो हम भी जानते हैं कि ये 600 है, 600, तो इस हिसाब से इनकी 2 होनी चाहिए थी, लेकिन नहीं, 2 नहीं, 1। इतने बड़े लोग, इतने सारे लोगों के भी वोट ओनली 1। क्या है ये? अगर 300 लोगों को आप 1 वोट कहोगे, और दूसरे के भी 300 है उसको भी आप 1 कहोगे, और जो 600 है उसके डबल है उसको भी आप 1 कहोगे, जबकि 2 कहना चाहिए। ये उसकी चालाकी क्या थी कि ये लोग क्या करेंगे, ये दोनों अपने मतलब की कहेंगे, ये दोनों इनसे अलग कहना चाहेंगे, तो यही कहते रहेंगे, ये लोग मना कहेंगे, तो जीतेगा कौन? ये दोनों जीतेंगे और ये हार जाएंगे। दिमाग लगा के किया तो उसने, उसे पता था कि थर्ड एस्टेट वाले पक्का टैक्सेस बंद करवा देंगे, इसलिए उसने दिमाग लगा रखा था पहले ही। This time too, Louis XVI was determined to continue the same practice. ये दिमाग पहले से था, वो रिजीम में भी ये होता था कि जब भी टैक्स बढ़ाना होता था वो ऐसे ही करते थे। लेकिन लुइस 16 को तो कुछ अलग करना था ना, उसने कुछ अलग ही नहीं किया, सेम किया। But members of the third estate demanded that voting now be conducted by the assembly as a whole, where each member would have 1 vote. लेकिन
ये एक तरीके से आपको दिख रहा है कि वोटिंग वगैरह तो उस टाइम में कहाँ इतनी बड़ी चीज़ थी, डेमोक्रेसी उस टाइम थी कहाँ। लेकिन देखो फ्रांस के अंदर आपको वोटिंग दिख रही है, ऐसी चीज़ आपको हिस्ट्री के अंदर और कहीं नहीं देखने को मिली। इस ईयर में तो नहीं जिस ईयर की ये बात हुई है। लेकिन थर्ड एस्टेट ने बोला राजा से कि हम चाहते हैं कि ऐसे ना हो कि ग्रुप में एक वोट, कि हर एक व्यक्ति की एक वोट, ऐसे करो। ये आइडिया अच्छा था, लेकिन क्या हुआ, दिस वॉज वन ऑफ द democratic principle put forward by philosophers Rousseau in his book The Social Contract. The Social Contract में रोसेयू ने इस प्रिंसिपल को आगे बढ़ाया था जो आज डेमोक्रेसी में आपको देखने को मिलता है। आपने देखे होंगे इलेक्शन में क्या होता है, ग्रुप में नहीं होता, एक बंदे एक व्यक्ति की एक वोट, वही चीज़ थी यहाँ पे भी। When the king rejected this proposal, members of third estate walked out assembly in protest. लेकिन राजा अपना संकी था, राजा ने ये प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया, तो थर्ड एस्टेट भी हो गए संकी। उन्होंने क्या किया, असेंबली के बाहर प्रोटेस्ट करना शुरू किया, नारेबाजी शुरू हो गई यहाँ से। अब हमारा पूरा सेटअप क्लियर है, अब हमें साफ साफ नजर आ रहा है कि आगे क्या होना है, रिवॉल्यूशन। अब हम लोग देखने जा रहे हैं रिवॉल्यूशन। द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द थर्ड एस्टेट viewed themselves as spokesmen for the whole फ्रेंच नेशन। जो रिप्रेजेंटेटिव थे थर्ड एस्टेट के, उन्होंने क्या देखा कि वो पूरे फ्रांस नेशन के स्पोकमैन हैं, कि उनकी आबादी, उनकी पॉपुलेशन इतनी है कि वही बोलने तो भी चलेगा, इतने सारे हैं वो। ऑन 20 जून मेरे बर्थडे वाले दिन, जी हाँ 20 जून मेरा मेरी बर्थडे है, उस दिन they assembled in the hall of an indoor tennis court in the grounds of Versailles। वर्सेल्स के अंदर उन्होंने एक टेनिस कोर्ट में, उस टेनिस कोर्ट में क्या किया, अपनी असेंबली बुलाई। ये कौन सी असेंबली बुलाई, ये वही असेंबली बुलाई जिसकी हम क्या बात कर रहे थे, थर्ड स्टेट फॉर्म्स नेशनल असेंबली, ये वही असेंबली है। अब यहाँ से रास्ता पूरा क्लियर है कि अब सीधा क्या होना है, हमला होना है। किस पे, बेस्टिल पे, फ्रांस पे, राजा पे, सब पे हमला होने वाला है और रिवॉल्यूशन शुरू होने वाला है। यहाँ से थोड़ी सी स्टोरी इंटरेस्टिंग लगेगी आपको। क्यों, अब तक हम देख रहे थे कि सब कुछ राजा चला रहा था, जो उसके मन में आया वो कर रहा था। अब लोगों की आँख खुल चुकी है कि अब और ऐसा नहीं होगा। They declared themselves a national assembly and swore not to disperse till they had drafted a constitution for France that would limit the powers of monarch। यहाँ से पहली बार लोगों ने सोचा कि हाँ, हमारी जो असेंबली होगी वो है एक नेशनल असेंबली, पूरे राष्ट्र के लिए असेंबली है, और हम ये कसम खाते हैं कि हम तब तक इस असेंबली को नहीं छोड़ेंगे जब तक एक कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार ना हो जाए फ्रांस के लिए, जिसमें लिखा हो कि राजा के पास सिर्फ और सिर्फ लिमिटेड ही पावर्स हैं। They were led by Mirabeau and Abbé Sieyès। मैं इनकी प्रोनाउंसिएशन थोड़ी ठीक से नहीं कर पाया क्योंकि ये कुछ फ्रेंच वर्ड है। इनके नाम आपको याद रखना इतने इम्पोर्टेंट बिल्कुल नहीं है। नामों की आप चिंता मत करना, नाम आपको किसके याद रखने पड़ेंगे, जो भी आपके इंडिया से रिलेटेड होंगे, या फिर जैसे किंग जो यहाँ पे कोई बड़े होंगे जिनके बारे में मैं बता दिया करूँगा। और ये जो नेशनल असेंबली थी ये चला कौन रहा था, मिराबियो एंड अब्बे सियंस। मिराबियो वाज बोर्न इन अ नोबल फैमिली। मिराबियो, ये देख लो, ये सेकंड एस्टेट से बिलोंग करता था। ये सेकंड एस्टेट से कैसे बिलोंग करता था, क्योंकि ये तो नोबल फैमिली में पैदा हुआ था, बट was convinced of the need to do away with a society of feudal privilege।
लेकिन वो अपने सोसाइटी से ऐसा नहीं था। ऐसा नहीं है कि हर देश में अगर आतंकवादी देश हो तो वहाँ पे हर व्यक्ति आतंकवाद हो, अगर कोई गलत देश हो तो उसका हर व्यक्ति गलत हो। नोबिलिटी में गलत थे लोग, क्लर्की में गलत थे लोग, लेकिन 1% 2% ऐसे लोग थे जो मानते थे हाँ थर्ड स्टेट के साथ ये गलत हो रहा है। He brought out a journal and delivered powerful speeches to the crowd assembled at Versailles. उसने क्या किया, एक जर्नल को अपने साथ रखा और एक पावरफुल स्पीच पूरे क्राउड को दी। किसके, कौन सी क्राउड को दी? यही नेशनल असेंबली में जो लोग थे, कौन थे? थर्ड स्टेट। क्या कर रहे थे? रिवॉल्यूशन की तैयारी कर रहे थे कि बस अब बहुत हो गया, किंग ने बहुत परेशान कर दिया हमें, अब हमें आज़ादी चाहिए। ये एक्टिविटी हम लोग देखते हैं, इसमें क्या है, रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द थर्ड स्टेट टेक द ओथ। ओथ क्या है? ओथ ही तो टेनिस कोर्ट का नाम है, उसका पूरा नाम है द टेनिस कोर्ट ओथ। राइजिंग देयर आर्म्स इन द डायरेक्शन ऑफ बेली, द प्रेसिडेंट ऑफ असेंबली, स्टैंडिंग ऑन अ टेबल in the center. Do you think that during the actual event, Bailey would have stood with his back of the assembled deputies? What could have been David's invention in placing Bailey the way he has done? ये एक पिक्चर दिखाई गई है टेनिस कोर्ट ओट की। ये जो टेनिस कोर्ट था ना, ये अंदर कमरे में था, बंद कमरे में। ये आपको दिख रहा होगा, ये दीवारें हैं। यहाँ आपको जितने भी लोग दिख रहे हैं ना, ये सारे के सारे थर्ड स्टेट से बिलोंग करते। अब हमसे बोला ये गया है कि जो बेली है, जो टेबल पे चढ़ा हुआ है, ये जो हाथ ऊपर करके है, क्या उसने रियलिटी में ऐसा किया था कि वो टेबल पे चढ़ के ऐसे सबको शांत कर रहा था कि ऐसा होना चाहिए, ये होना चाहिए? अब इसके बारे में हम, ये आपका आज का होमवर्क हो गया कि आपको ये पता करके आना कि ये एक्टिविटी सच है कि झूठ। अब इस पिक्चर को देखिए। मैं कह रहा हूँ, बार बार ये की बात कहता हूँ कि पिक्चर्स आप देखोगे तो आपको थोड़ा बहुत ये याद रहता है कि हाँ कैसे कैसे याद रखा है। आप पिक्चर से याद रख सकते हो। जैसे हमने जब हमने उसकी बेस्टिल की पिक्चर देखी थी, लड़ाई भाई, तो हम समझ गए थे कि रिवॉल्यूशन का सीन है। अब यहाँ क्या है, ये टेनिस कोर्ट ओथ, preparatory sketch for a large painting by Jacques Louis David. The painting was intended to be hung in the National Assembly. ये वो पेंटिंग है जो नेशनल असेंबली में हंग करी गई। यही है वो नेशनल असेंबली जिसके अंदर ये पेंटिंग ऐसे लगाई गई है, जिसके अंदर क्या है, क्राउड है थर्ड स्टेट की। क्यों ये पेंटिंग इसलिए इम्पोर्टेंट थी क्योंकि इसके अंदर दिखाया गया था कि आखिर थर्ड स्टेट कर क्या रहे थे और थर्ड स्टेट के साथ कितना बुरा हुआ, ये दिखा रहे थे। अब्बेसेंस ओरिजिनली ए प्रीस्ट। अब्बेसेंस जो था, जो नोबल फैमिली से कौन था? नोबल फैमिली से हमारा था मेयाव्यू कौन था? नोबल फैमिली से। लेकिन अब्बेसियन एक प्रीस्ट था। प्रीस्ट कौन होते? पुजारी। who wrote an influential pamphlet called What is the Third Estate? उसने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था What is the Third Estate? थर्ड एस्टेट क्या है, उसके ऊपर उसने एक बुक लिखी थी। तो इसके बारे में और कुछ इंफॉर्मेशन है नहीं, तो अब हम आगे चलते हैं। While the National Assembly was busy at Versailles drafting a constitution, the rest of France is seated with turmoil. जब परेशानी आती है ना, जब संकट आते हैं तो चारों तरफ से आते हैं। एक तरफ संकट आया तो आपको पता चलता है कि दूसरी तरफ भी कोई और संकट आया। फ्रांस एक संकट से तो गुजर ही रहा था लुईस 16 के। उसके बाद एक बहुत बड़ा संकट क्या आया, ये नेशनल असेंबली का चक्कर जो लगा, जो बनाया था इन लोगों ने,
लेकिन वो चल भी रहा था, ब्रसेल्स में इतना बड़ा हंगामा चल रहा था, लेकिन फ्रांस के चारों ओर से हमला शुरू हो चुका था। किसका? बाकी भी तो भैया बहुत सारे देश हैं यार, इंग्लैंड है, रशिया है, जर्मनी है, बहुत सारे देश फ्रांस पे अलग अलग जगह से हमला कर रहे थे। क्यों? क्योंकि हम राजा की बात कौन मान जाए? कौन है सिपाही? मैं कहाँ है सिपाही? हमला करो, खाली पड़ा देश, कमजोर है देश तो। A severe winter had meant a bad harvest. लेकिन यहाँ पे उससे बुरा क्या हुआ कि बहुत ज़्यादा ठंड पड़ गई। इतनी ज़्यादा ठंड उस टाइम में बहुत ज़्यादा थी कि खेती अच्छे से हो ही नहीं पा रही थी। द प्राइस ऑफ ब्रेड रोज, फिर से ब्रेड का प्राइस बढ़ गया। ऑप्शन बेकर एक्सप्लॉइटेड द सिचुएशन एंड होर्डेड सप्लाईज। लेकिन वो जो बेकर्स होते थे वो इस सिचुएशन को नहीं झेल पाए थे, क्योंकि ब्रेड का प्राइस इतना ज़्यादा बढ़ गया था। जवाब किसको देना पड़ता था लोगों को? जवाब लोगों को कौन दे रहा था? बेकर्स। कि आखिर ब्रेड इतनी महंगी क्यों है? यहाँ तक कि बेकर्स की दुकानों, शॉप से तो ब्रेड चोरी हो जाती थी, खाना चुराने तक की नौबत आ रही थी उस टाइम। इसलिए कहते हैं खाना जो आपको मिलता है ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। After spending hours in long queues at the bakery, crowd of angry women stormed into the shops. बेकरी में क्या होता था कि बेकरी के लिए लाइन लगती थी। जैसा आपने भी देखा होगा, आप कहीं जाओ विदेश में, ऐसे नहीं है कि भीड़ लगा के सामान देते हो, लाइन में मिलता था। तो वहाँ बहुत लंबी लाइन लग गई थी। जैसे मान लो मैं अगर आप लोगों को दिखाना चाहूँ तो यहाँ पे मान लो ये एक बेकरी है जहाँ पे ब्रेड मिलते हैं, तो यहाँ पे लोगों की बहुत लंबी लाइन लग गई। इतनी लंबी लाइन पूरे फ्रांस में आज तक लगी ही नहीं थी। तो जिससे क्या हुआ, जिससे जो फ्रांस की वुमेन्स थी वो गुस्सा हो गई। क्यों? घंटे भर उन्हें लाइन में लगे रहना होता था, फिर भी ब्रेड मिलने को नहीं। एट द सेम टाइम द किंग ऑर्डर्ड ट्रूप्स टू मूव इनटू पेरिस। अब देखो हम दोबारा से वही लाइन याद करें, फर्स्ट लेक्चर की वो वही लाइन जब हमने पढ़ा कि किंग ने ट्रूप को पेरिस में मूव होने के लिए ऑर्डर दिया था कि जाके देख के आओ कि पेरिस में हो क्या है। हमें याद है कि जिसका नतीजा क्या हुआ था कि लोगों को लगा था कि किंग हमें मरवाने के लिए ट्रूप भेजे। अब आपको साफ साफ समझ में आ रहा है, साफ साफ समझ में आ रहा है कि क्यों लोगों को ऐसी गलतफहमी हुई कि जो राजा था वो उन्हें मरवाने के लिए ट्रूप भेजा है, सिपाही क्यों भेजा है? वो तो इसलिए भेज रहा था कि आखिर परेशानी क्या हो रही है वहाँ। लेकिन लोगों को क्या लगा कि ये जो औरतें इतना हंगामा कर रही हैं, ये जो बरसेल वाला हंगामा चल रहा है, ये जो इतनी टेंशन बढ़ गई है वहाँ, तो उसके लिए वो उन्हें मरवाने के लिए भेजा है। ऑन 14 जुलाई, हमने अब तक कहाँ की बात शुरू करी थी? 20 जून की। मुझे याद है कि ये बात जो थी 20 जून की थी जब नेशनल असेंबली बनाई गई थी। लेकिन अब कहाँ आ गए हम? 14 जुलाई, एक महीना होने को है। 14 जुलाई, द एगिटेटेड क्राउड स्टॉर्म्ड एंड डिस्ट्रॉयड बेस्टिल। 14 जुलाई, ये डेट आपको याद रखनी बहुत जरूरी है। कब नेशनल असेंबली बनी, कब बेस्टिल तोड़ा गया। यहाँ तक कि आपको ईयर्स भी याद रखने पड़ेंगे। 18 क्या थे ईयर्स यहाँ? 1791, सॉरी 1791 नहीं, 1789। मुझे भी याद नहीं, लेकिन आपको याद रखने बहुत जरूरी। मेरे काम के नहीं लेकिन आपके काम के हैं। तो फाइनली 14 जुलाई को लोगों ने बेस्टिल तोड़ दिया। आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, आगे का हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आज का लेक्चर थोड़ा सा कम हो पाया, लेकिन मैं जितना पढ़ा है मैं जानता हूँ कि बहुत कम था। लेकिन क्या कहें कि ये चैप्टर इतना ऐसा है कि इसकी एक एक लाइन आप अगर ठीक से समझ जाओ, वो आपको पे
कभी भूलने का चांस नहीं देगी। और मैं कहता हूँ कि आप अगर मेरे लेक्चर को अटेंड कर रहे हैं तो सिर्फ देखिए नहीं, अपनी एनसीईआरटी लीजिए और जो भी आपको इम्पोर्टेंट सा लगे या मैं जो कहूँ उसे आप अंडरलाइन कर लें। मैं यहाँ सारी चीज़ें अंडरलाइन कर रहा हूँ, आप हर चीज़ अंडरलाइन मत करिए। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। स्टे सेफ, स्टे होम, और सब लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, और थैंक यू।